Assalamu alaikum audience, this is Mohammad Iqbal Bhava here, your course facilitator for the FAR1 paper from Tabani's School of Accountancy. आज एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो सवाल है रिलेटेड टू दी IAS 33 दैट इज़ अर्निंग पर शेयर वो आपके सामने लेकर आया हूँ और आप लोग सब अपना जो है वो अभी आपका रिवीजन का फेज़ जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा और ये वो सवाल है जिसके अंदर आपके EPS और DPS के ऑलमोस्ट तमाम कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, बल्कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स अपडेटेड भी होंगे। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ स्टूडेंट से कि एटलीस्ट इस सवाल को आपने देखना है, पढ़ना है और वीडियो को पॉज कर देना है और उसको सॉल्व करना है, बल्कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है कि आपके क्या आंसर्स आ रहे हैं। आई वांट एवरी स्टूडेंट कि वो कमेंट बॉक्स पे जाके इसको लिखे कि उसके क्या आंसर्स आ रहे हैं EPS के और DPS के, और उसके बाद जो है वो करने के बाद फिर वो अपना आंसर इस पूरी वीडियो के अंदर मैं रिकॉर्डेड पूरा आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो आपको पूरा रिकॉर्डेड उसके अंदर आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा कि किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना है। इस सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने IAS 33 मुझसे पढ़ा है उनसे गुजारिश ये होगी कि अपना IAS 33 पहले पूरा रिवाइज कर लेना है। जितने सवाल हमने 40-45 क्वेश्चन जितने भी किए हैं पास पेपर्स के, और जो और भी अगर स्टूडेंट्स हैं तो जितने पास पेपर्स के सवाल हैं, फॉर एग्जांपल ChatGPT हो गया, पीस्ट्री हो गया, आपका अकार्डियन लिमिटेड हो गया, रे लिमिटेड हो गया, आपके जितने भी सवाल हमने पास पेपर्स के किए हैं वो तमाम सवाल क्लास के अंदर हमने ओशन मोटर्स किया था, होम डायनेमिक्स किया है और रोज़ लिमिटेड किया है। जितने भी सवाल हमने क्लास के अंदर किए वो तमाम सवाल आप करने के बाद फिर इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक अपडेटेड व्यू देगा, कंपोजिट व्यू देगा EPS के हवाले से भी और DPS के हवाले से भी और इवन रीस्टेटेड के हवाले से भी। इस सवाल के अंदर रीस्टेटमेंट भी हम करेंगे EPS की भी और DPS की भी। तो आइए ज़रा इस सवाल को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सर ये सवाल जो है हमारे लिए जो है वो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन साबित हो सकता है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ नोट रिलेटेड टू दी अर्निंग पर शेयर। हमें नोट क्रिएट करना है फॉर इंक्लूजन इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। मैं रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ। 31 मार्च 2011 की आपने जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी है इन अकॉर्डेंस विद द IFRS। शो कंपैरेटिव फिगर्स। शो कंपैरेटिव फिगर्स का मतलब ये हो गया कि भाईजान अगर आप 2011 की कर रहे हैं तो आप 2010 की भी EPS और DPS निकालेंगे और उसी से हमारा रीस्टेटेड निकल आएगा। ठीक है जी, सवाल पढ़ लेते हैं। अच्छा, सवाल की जो मार्किंग है वो 16 मार्क का ये सवाल है और वर्थ इट है ये सवाल 16 मार्क का, क्योंकि इस सवाल के अंदर बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं, बारीकियां। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ राहत लिमिटेड, R लिमिटेड। सवाल का नाम तो राहत है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे राहत नहीं बल्कि एक चैलेंजिंग चीज़ सामने आएगी। तो नाम पे मत जाइएगा, राहत लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 RS अंडर। हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 2011 का भी 2010 का भी, और हमें कुछ एक्सचेंज गेन्स ऑन फॉरेन ऑपरेशंस ये आपके पास यूजुअली IAS 21 से भी आ सकता है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज वगैरह से, और हमारे पास ये टोटल कॉम्प्रिहेंसिव गिवन है। अच्छा, एक्सचेंज गेन्स ऑन फॉरेन ऑपरेशंस नेट ऑफ टैक्स ये यूजुअली कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट होता है और यूजुअली अकाउंट्स के अंदर हम इसको ऐड अप करके ही शो कर रहे होते हैं। यानी कि 1,50,000 के अंदर हमने 10,000 को ऐड किया तो हमारे पास 160 बना, और इसी तरीके से 1,10,000 में हमने 8,000 ऐड किया तो ये हमारा 1,18,000 बना। ठीक है जी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। हमारे पास 1 अप्रैल 2010 को शेयर कैपिटल गिवन है विच इज़ 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर। अच्छा, एक बात दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे नंबर डिजिट्स के अंदर 3 जीरोस इग्नोर्ड है, तो आपने नीचे जितने भी नंबर्स में भी लेना है तो उसमें 3 जीरोस इग्नोर करने हैं। 1 अप्रैल 2010 को हमारे पास शेयर कैपिटल गिवन है 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर, ₹10 ईच। पार वैल्यू आपको गिवन है ऑर्डिनरी शेयर्स की। उसके बाद उसने बताया कि 0.2 मिलियन कन्वर्टेबल भी आपके पास गिवन है। 0.2 मिलियन, 0.2 मिलियन एक नंबर है, इट इज़ नॉट द अमाउंट। 0.2 मिलियन कन्वर्टेबल, 15% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 100 का ईच। यानी कि 0.2 मिलियन नंबर है, 15% इंटरेस्ट रेट है, और क्यूमुलेटिव का मतलब ये है कि डिक्लेरेशन डेट आप नहीं ढूंढोगे एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, और ₹100 का मतलब कि हर प्रेफरेंस शेयर की पार वैल्यू 100 रुपये है। ठीक है, ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 7 ऑर्डिनरी शेयर। आपको टर्म्स बता दी गई कि हर एक प्रेफरेंस शेयर 7 ऑर्डिनरी शेयर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के पास ऑप्शन है। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स
0.2 मिलियन में से 0.2 मिलियन में से 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए कब? ऑन 1 जुलाई 2010 में। यानी कि 2010 में जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि आपको 2011 का ईपीएस निकालना है, तो इसका मतलब है कि वो स्टार्ट होगा आपका कोई गालिबन 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। अब इसके दरमियान में जो भी चीज़ें फॉल कर रही होंगी आप उसको ईपीएस का पार्ट बनाओगे। अब ये जो 2010 के अंदर जब कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपके फाइनेंशियल ईयर के अंदर फॉल कर गया है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स 7 ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर कन्वर्टेबल हो सकते हैं और उसमें से 10,000 शेयर कन्वर्ट हो गए कब? ऑन 1 जुलाई 2010 में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सितंबर 10 2010, ये भी आपके फाइनेंशियल ईयर एंड में फॉल कर रहा है। ठीक है, सितंबर 10 2010 में एक राइट इशू हुआ। ठीक है, कितना? 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर, और वो अनाउंस हुआ एक्सरसाइज प्राइस 12 पर शेयर, नॉर्मल सी बात है। बाय 1 अक्टूबर 2010, यानी कि राइट आफ्टर अ मंथ विच वॉज द लास्ट डेट टू एक्सरसाइज द राइट, ऑल द शेयर्स हैड बीन सब्सक्राइब्ड एंड पेड। ठीक है, यानी कि जो हमारी एक्सरसाइज डेट थी वो 2010 अक्टूबर थी और हमारी जो अनाउंसमेंट डेट थी वो हमारी 2010 सितंबर थी। और हमें पता है कि हम अनाउंसमेंट डेट को इग्नोर कर देते हैं और हम जो हमारी एक्सरसाइज डेट होती है उसको हम पिक करते हैं, जो कि हमारे केस के अंदर अक्टूबर 2010 है। अच्छा, आपको मार्केट प्राइस दे दी गई है सितंबर 2010 की और अक्टूबर 2010 की, 15.5 और 15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑन 30 अप्रैल 2011, 30 अप्रैल 2011 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक फाइनल कैश डिविडेंड अनाउंस किया जो कि 2010 के अंदर 18% था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ठीक है, देयर वाज नो मूवमेंट इन द शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कोई मूवमेंट नहीं थी शेयर कैपिटल में प्रीवियस ईयर में। ये सवाल कुछ मैंने आपके सामने रीड आउट किया है। अब इसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इस सवाल को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पीस ट्री का एक सवाल था जिसके अंदर एग्जामिनर ने आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देने के बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस भी दिया था और आपको टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी दी थी और बहुत सारे बच्चों ने उस टोटल कॉम्प्रिहेंसिव को पिकअप कर लिया था और उससे ईपीएस निकाला था। जबकि हमें ये वाली बात पता है कि ईपीएस के अंदर जब भी हम ईपीएस निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, हमें पैट चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं चाहिए, हमें पैट चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। अच्छा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस सवाल के अंदर हमारे पास 2011 में 1,50,000 है और 2010 के अंदर 1,10,000 है, ना कि 1,60,000 और 118। हम इस एक्सचेंज गेन के पूरे एरिया को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट, कुछ एक्सचेंज गेन्स, कुछ एक्सचेंज लॉसेस, कुछ रिवैल्यूएशन सरप्लस, कुछ ओसीआई की कुछ चीज़ें या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पार्ट बन रही होती है जो कि मेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नहीं होती। तो हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से अपनी वर्किंग स्टार्ट नहीं करते बल्कि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा 2010 और 2011 में हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 1,10,000 और 1,50,000 होगा, ना कि 160 और 118 होगा। ये बात क्लियर है। ये एग्जामिनर ने आपको रिसेंट अटेम्प्ट पीस के अंदर भी आपको थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश करी थी और कुछ स्मार्ट बच्चे उस ट्रैप में नहीं फंसे थे और पैट से अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी। पहला डिकोडिंग तो इस सवाल की है। लेट्स डेल्व इनटू दिस क्वेश्चन मोर। एज ऑफ 1 अप्रैल 2010 को कंपनी के पास शेयर कैपिटल था 5 मिलियन। ठीक है, 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर है सर। इसको मैं सिंपल क्या कर दूंगा, इसको मैं 3 जीरो से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 5,000 नंबर ऑफ ओपनिंग शेयर्स आ जाएंगे। मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे नंबर ऑफ ओपनिंग शेयर चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर, 5 मिलियन को डिवाइड कर दूंगा 1000 से, ताकि मैं 3 जीरो इग्नोर कर दूं। तो 5,000 वुड बी माई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द WAOS वर्किंग। तो मेरे पास नंबर ऑफ ओपनिंग शेयर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 0.2 मिलियन कन्वर्टेबल 15% कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब इसको भी थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। देखिए, अच्छा इसको तो हमने क्या करना है, इसको मैंने आपको बताया कि इसको मैंने डिवाइड कर देना है किससे, 1000 से। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 5 मिलियन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर डिवाइड करेंगे 1000 से। तो हमें 5 मिलियन को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर डिवाइड करेंगे 10 से, फिर डिवाइड करेंगे 1000 से। तो हमें इसको अमाउंट के अंदर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, हम सिंपल नंबर ऑफ शेयर्स को ही डिवाइड कर देंगे 1000 से। अच्छा, अब ये 0.2 मिलियन कन्वर्टेबल, एक तो ये कन्वर्टेबल है, इसका मतलब इसका इंपैक्ट डीपीएस में आएगा। ये कन्वर्टेबल है, ये पॉज है, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर, इसका इंपैक्ट डीपीएस में आएगा। अच्छा, 15% आपको अमाउंट परसेंटेज दे दी गई है। जब परसेंटेज दे दी जाती है तो हमें अमाउंट चाहिए होता है, तो हम अमाउंट निकालने के लिए 0.2 मिलियन जो कि नंबर्स है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, ताकि हमारे पास अमाउंट है।
तो परसेंटेज हमेशा अमाउंट पे लगेगा, तो हमारे अमाउंट तो लाजमी चाहिए। अच्छा, उसके बाद उसने कहा ये क्युमुलेटिव है। अच्छा, क्युमुलेटिव है तो इसका मतलब हम डिक्लेरेशन डेट भी नहीं ढूंढेंगे। अच्छा, क्युमुलेटिव है तो ये पार्ट होगा इररिडीमेबल का, और इररिडीमेबल ईपीएस के अंदर आता है, यानी कि पैट में से जो माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, या आपको पता है कि इसकी जो नेचर होती है, ये क्या नेचर होती है, इररिडीमेबल। फिर इररिडीमेबल के अंदर दो चीज़ें निकलती है, क्युमुलेटिव या नॉन क्युमुलेटिव। क्युमुलेटिव के अंदर डिक्लेरेशन डेट हम नहीं देखते हैं, जबकि नॉन क्युमुलेटिव के अंदर डिक्लेरेशन डेट हम देखते हैं। तो याद रखिएगा कि इसने जब क्युमुलेटिव का वर्ड दिमाग में आप मतलब जब इसने क्युमुलेटिव का वर्ड यूज़ कर लिया एग्जामिनर ने, तो वी विल अज्यूम दैट दिस क्युमुलेटिव मस्ट बिलोंग टू द इररिडीमेबल एंड द इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द पैट। तो ये इसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ यहाँ मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्युमुलेटिव हो गया, 15% हो गया और 0.2 मिलियन हो गया। तो सिंपल वर्किंग क्या बनेगी कि 0.2 मिलियन को मैं पहले कन्वर्ट करूंगा अमाउंट में, अमाउंट के ऊपर अप्लाई कर दूंगा 15% और इसमें से माइनस कर दूंगा। मैं डिक्लेरेशन डेट नहीं ढूंढूंगा क्योंकि है क्युमुलेटिव। अच्छा जी, अब बात करते हैं ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल। पॉइंट नंबर 2 इंटू 7 ऑर्डिनरी शेयर। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए ऑन 1 जुलाई 2010 में। अब ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है, इसको डिकोडिंग हम कैसे करेंगे सर? इसकी डिकोडिंग इस तरीके से होगी कि 10,000 शेयर आपके 1 जुलाई 2010 में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब ये होगा, अच्छा कन्वर्ट भी किस में हो रहा है? ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये प्रेफरेंस शेयर ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने मेरे शेयर 2010 में कन्वर्ट हो गए, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका डिविडेंड जो है वो इसमें से माइनस नहीं करूंगा क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो गए भाई। जो रह गए उसका डिविडेंड माइनस होगा। कैलकुलेशन में और मजीद देख लेंगे। जो रह गए उसका माइनस होगा, जो कन्वर्ट हो गए उसका माइनस से नहीं होगा क्योंकि वो तो ऑर्डिनरी शेयर में चले गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब ये ऑर्डिनरी शेयर में चले गए तो 1 जुलाई 2010 से, मेरे ख्याल से 1 जुलाई है जी, 1 जुलाई 2010 के बाद से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर में भी इंपैक्ट आएगा क्योंकि उस वक्त के बाद से प्रेफरेंशियल ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो गए। तो मैंने क्या करना है, मैंने ये काम करना है भाई कि मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड का डिविडेंड मैं उतना लूंगा जितना कन्वर्ट नहीं हुए, और WOS के अंदर इंपैक्ट वो लूंगा जो कन्वर्ट हो गए, यानी कि WOS आपका बढ़ जाएगा और प्रेफरेंस डिविडेंड आपका गालिबन कम हो जाएगा क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो गए, तो डिविडेंड तो रहा ही नहीं। तो ये इंपैक्ट इसका बड़ा खतरनाक है। अच्छा, इसका फिर DPS पे भी इसका एक इंपैक्ट है, वो भी देखेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 2 तो थोड़ा मैंने आपको डिकोडिंग यहाँ पर करी है। अच्छा, राइट इशू हुआ आपके 2010 में। 2010 के अंदर जो राइट इशू हुआ है उसमें हमने अनाउंसमेंट डेट लेनी है, एग्जैक्ट डेट लेनी है, लेकिन राइट इशू करते वक्त एक और भी चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। यहाँ पे राइट इशू का प्रोपोर्शन नहीं गिवन है। यहाँ पे आपको गिवन है कि 1 मिलियन राइट दिए। अच्छा, यूजुअली एग्जामिनर की प्रैक्टिस रीसेंट अटेम्प्ट्स के अंदर इस तरह की रही है कि वो आपको हमेशा रेशो देगा भाई 1:4, 2:4, 3:4, 4:5। जिसके पास 5 है उसको 4 मिलेंगे, जिसके पास 4 है उसको 1 मिलेगा, जिसके पास 3 है उसको 2 मिलेगा। यहाँ इसने प्रोपोर्शन नहीं दिया, यहाँ इसने कहा है कि आपको सिर्फ 1 मिलियन आपको जो है वो राइट इशू हुए हैं। तो सर 1 मिलियन जो हुए हैं वो किस पे हुए? तो मैंने क्या करना है, मैंने ये देखना है कि भाई 1 मिलियन जब हुए तो उससे पहले मेरे पास क्या जो है वो ऑर्डिनरी शेयर्स थे। अगर मुझे उससे पहले ऑर्डिनरी शेयर पता चल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो टर्प निकालने के लिए याद रखिएगा रेशो की ज़रूरत नहीं है मेरे पास। अगर एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स भी आ जाए तो बात मेरी बन जाएगी। समझ में आ रही है बात आपको? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये बात करूं कि मैं जिसके पास 100 शेयर्स हैं मैं उसको 20 राइट दूंगा, ठीक है? तो या तो आप टर्प निकालें कि भाई 100 और 20, या आप टर्प निकालें कि भाई आप इसका रेशो ले लें। मतलब इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि जिसके पास 5 हैं उसको मैं 1 दूंगा, ठीक है? तो 100:20 का जो रेशो बनेगा वो 1:5 का ही बनेगा। तो याद रखिएगा अगर मैं ये बात करूं कि जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसको मैं 20 दूंगा, ये बिल्कुल एज इट इज़ वही बात है जिस तरह मैं ये बात करूं कि जिसके पास 5 हैं उसको मैं 1 दूंगा। तो टर्प इससे निकालें या इससे निकालें आपका आंसर सेम आएगा। तो हमें यहाँ पे इसने अमाउंट दे दी है कि भाई 1 मिलियन शेयर्स है, तो कोई बात नहीं। अब अमाउंट से पहले हम ये देखेंगे कि सर अमाउंट से पहले आपके पास शेयर थे कितने। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि ओपनिंग शेयर तो सर 5,000 थे, लेकिन 5,000 नहीं थे, बीच के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स भी WOS के अंदर यानी कि ऑर्डिनरी शेयर के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। तो यहाँ पे ये कैच ये है कि आपने राइट इशू का टर्प निकालने से पहले जो राइट इशू से पहले जो प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हुए हैं उसका इंपैक्ट भी लेना है। तो ये भी हम इसको देखेंगे। अच्छा, उसके बाद एग्जामिनर ने पॉइंट नंबर 4 के अंदर आपको DOA में फंसाने की कोशिश करी है कि डेट ऑफ ऑथराइजेशन का कुछ गेम करने की इस तरह कोशिश करी है कि 2011 अप्रैल 30, 2011 यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद
एक कैश डिविडेंड अनाउंस करने की कोशिश करी है, तो हम डीओए में फंस सकते हैं कि सर डेट ऑफ ऑथराइजेशन कहाँ है, और बिल्कुल फौरी तौर पर है तो हम ये अजम्पशन भी ले सकते हैं कि डेट ऑफ ऑथराइजेशन नहीं है, लेकिन इस पूरी ट्रांजैक्शन का ईपीएस से कोई लेना देना ही नहीं है। हमें डीओए में एग्जामिनर ने फंसाने की तो ज़रूर कोशिश की है, लेकिन है क्या कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड का कोई इंपैक्ट नहीं होता ईपीएस में। अगर यहाँ पे बोनस होता ना तो ये सवाल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि इसका बोनस का इंपैक्ट हम फिर ईपीएस में लेते, फिर डीओए के मसले आते। लेकिन चूंकि फाइनल कैश डिविडेंड है तो इस सवाल का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक और आसान आपके ऊपर जो कर्म हुआ है एग्जामिनर का, वो ये हुआ है कि उसने बताया कि प्रीवियस ईयर में कोई भी शेयर कैपिटल की मूवमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो करंट ईयर का ओपनिंग है उसी को हम पिछले साल का क्लोजिंग और उसी को पिछले साल का ओपनिंग भी हम तसव्वुर कर सकते हैं, यानी कि 5000 शेयर। तो ये सवाल है जिसको मैंने थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश की है। और दोबारा से मैं वही कहता हूँ कि अगर अभी तक भी किसी बच्चे को थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ गया तो पॉज कर दे वीडियो को और सॉल्व करें, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि सर आपका आंसर क्या आ रहा है, गलत भी आ रहा हो सही भी आ रहा हो, वी आर लर्निंग, तो आपने लाजमी बताना है। और पॉज करने के बाद फिर वीडियो देखिएगा कि क्या आंसर आपको समझ आया। ना समझ में आए तो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर ये आपने सवाल कैसे किया, क्या किया, तो आई कैन एक्सप्लेन दैट टू यू विया व्हाट्सअप। सर सॉल्व करते हैं इसको, सवाल को आराम आराम से देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है सर, सबसे पहले मैं यहाँ पर, अच्छा, हेडिंग और प्रेजेंटेशन की बड़ी अहमियत है। एग्जामिनर फॉर्मेट प्रेजेंटेशन के बड़े मार्क्स काउंट करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा, चूँकि हम एग्जामिनर मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी राहत लिमिटेड, ठीक है जी, राहत लिमिटेड। अच्छा, उसके बाद एग्जामिनर ने आपको एक रिक्वायरमेंट दी है और वो रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ नोट, प्रिपेयर अ नोट। तो हम हेडिंग क्या डालेंगे, हम ये देंगे कि सर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद मैं हेडिंग डालूंगा फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2011। तो ये जो राहत लिमिटेड की जो मैंने देखी हेडिंग डाली है ना, ये बड़ी, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसको इग्नोर मत करिएगा। क्योंकि अब हम एग्जामिनेशन फेज की तरफ मूव कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एक चीज़ और एक एक फॉर्मेटिंग बिल्कुल एज इट इज़ वो बता रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम के अंदर प्रोड्यूस करनी है। तो इसका भले 1 मार्क हो, लेकिन आपके लिए बड़ी अहमियत का हामिल हो सकता है। तो ये इसकी हेडिंग है। ये एग्जामिनर अगर नोट्स नहीं कहता तो मैं और वो कहता कि भाई आप बताएं कि इसकी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या हेडिंग आएगी, तो मैं यहाँ पर हेडिंग चेंज कर देता। तो चूंकि उसने बोला कि नोट्स बनाए, तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2011। अच्छा ठीक है। उसके बाद सर हम क्या निकाल रहे हैं, सर हम ईपीएस निकाल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दूंगा अर्निंग पर शेयर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं डाल दूंगा हेडिंग 2011, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दूंगा 2010। अच्छा, यहाँ पे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपने यहाँ पे 000 को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये डाल दें। और यहाँ पे आप एक और चीज़ भी डाल सकते हैं, बल्कि इसको एज इट इज़ कर लेते हैं। हम इसको ये कर लेते हैं कि सर ये रुपीस पर शेयर के अंदर निकलेगा, और यहाँ पर आप 000 डाल दें, यानी कि जो भी आंसर आपका निकलेगा वो रुपीस में होगा और रुपीस पर शेयर के हिसाब से निकलेगा, और 000 यानी कि 3 जीरोस आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है जी, अर्निंग पर शेयर आ गया। अच्छा, अर्निंग पर शेयर के अंदर आप क्या निकाल रहे हैं, आप बेसिक ईपीएस निकाल रहे हैं। याद रखिएगा, अर्निंग ईपीएस की 2 टाइप्स है, बेसिक ईपीएस, डीईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस। तो हम ईपीएस के अंदर बीईपीएस निकाल रहे हैं, यानी कि बेसिक ईपीएस निकाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हमारी वर्किंग बेसिक ईपीएस की स्टार्ट कहाँ से होगी सर, पैट से होगी। अच्छा, अभी तो मैं पैट लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपने आप पूरा लिखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाह रहे जिससे किसी भी तरह का कोई भी आपको जो है वो प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये बेसिक ईपीएस आपने करना है। अच्छा, उसके बाद सर हमने क्या करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमारे पास जो हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी, जैसा मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमारी जो वर्किंग स्टार्ट होगी वो होगी 2011 के अंदर 1,50,000, 1,50,000, और 2010 के अंदर हमारी वर्किंग स्टार्ट होगी 1,10,000। ठीक है, पैट से हमारी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद सर हम क्या करेंगे, हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। प्रेफरेंस डिविडेंड हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, मैंने आपको वजह बताई है, वापस बता देता हूँ। पहली बात तो ये क्यूमुलेटिव है, डिक्लेरेशन डेट देखेंगे नहीं देखेंगे, ये क्यूमुलेटिव है। और क्यूमुलेटिव किस ब्रांच से डील करता है, इररिडीमेबल। ठीक है, क्यूमुलेटिव की जो 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 ब्रांच है, जो रूट है, वो इररिडीमेबल, यानी कि क्यूमुलेटिव इररिडीमेबल का ही टाइप है, और इररिडीमेबल हम लेते हैं।
तो चूंकि क्यूमुलेटिव इसने वर्ड यूज कर दिया, इररिडीमेबल वर्ड यूज कर दिया, तो हम क्या करेंगे सर, हम इररिडीमेबल को लेकर जाएंगे। अच्छा, एग्जाम्पल अगर कभी इररिडीमेबल का वर्ड यूज करें और क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव यूज ना करें, तो हम क्या अजम्पशन लेते हैं, हम ये अजम्पशन लेते हैं कि वो क्यूमुलेटिव ही है। ठीक है, तो इसने बता दिया क्यूमुलेटिव, इसकी मेहरबानी, अगर ना बताता तब भी हम क्यूमुलेटिव ही लेते हैं। तो चूंकि इररिडीमेबल है, क्यूमुलेटिव है, तो हम लेंगे। लेकिन सर बीच में 3 महीने के बाद आप खरीदे हो 1 अप्रैल में, 3 महीने के बाद 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए। किस में? 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स किस में कन्वर्ट हो गए? आपके ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो सर आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 0.2 मिलियन को अगर हम मैं मल्टीप्लाई करूं, थोड़ी सी अगर मैं यहाँ पे आपको वर्किंग शो कर दूं, अगर मैं 0.2 मिलियन को मल्टीप्लाई करूं 1 मिलियन से, और फिर इसमें से सॉरी इसको डिवाइड कर दूं 1000 से, और इसमें से माइनस कर दूं 10,000, और फिर उसका ले लूं 15%, तो दैट वुड बी माय क्यूमुलेटिव डिविडेंड। करके देख लेते हैं। 0.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से, और 0.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि अमाउंट चाहिए हमें, सॉरी। तो हम क्या करेंगे सर, अच्छा सर, तो प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, हम सबसे पहले सर ये 0.2 मिलियन है, ठीक है। अब ये 0.2 मिलियन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इसको अमाउंट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 15% अमाउंट पे लगेगा। तो 0.2 ये हमारे पास मिलियन है, तो हमने क्या करना है सर, इसको 0.2 को तो सबसे पहले आप मिलियन के अंदर कन्वर्ट कर दें। मिलियन के बाद कन्वर्ट करने के बाद इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। पहले मिलियन में कन्वर्ट हो गया, फिर 100 से मल्टीप्लाई हो गया, तो अमाउंट आ गया। जब अमाउंट आ गया तो इस पूरे को आप डिवाइड कर दें 1000 से, क्योंकि आपको 3 जीरोस इग्नोर करने। उसके बाद 1000 से करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। तो 0.2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय मिलियन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद इसको अमाउंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, फिर इसको हमने 1000 इसका माइनस कर दिया, और फिर इसमें से फिर हम 10,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उसका डिविडेंड तो नहीं आएगा। फिर करने के बाद आप इसका ले लोगे 15%, क्योंकि क्यूमुलेटिव 15% है। तो 10,000 जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास 10,000 है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कितना है भाई, 0.2 मिलियन के पास आपने 10,000 माइनस कर दिए, ठीक है। अब प्रेफरेंस डिविडेंड में सर हमने क्या करना है, ये भी दिमाग में रखिएगा सर। प्रेफरेंस डिविडेंड में हमें ये बात की जा रही है कि सर कितने थे, 0.2 मिलियन। तो सर हमने सबसे पहले क्या करना है कि हम इस 0.2 मिलियन को कन्वर्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसको 1 मिलियन करता हूँ तो मेरे पास जो अमाउंट आ जाएगी, मैं आपको बिल्कुल ही ब्रेकअप करके बता रहा हूँ, इतना ब्रेकअप एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स में से 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स आप दे चुके हैं, तो सबसे पहले नंबर में खेल लेते हैं। इस 2 लाख में से मैं 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट कर चुका हूँ ऑर्डिनरी शेयर्स में, तो उसका डिविडेंड नहीं आना चाहिए। तो गालिबन मेरे पास कोई आंसर आ गया 1,90,000। ये इतनी डिटेल और प्रिसाइज वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट के अंदर भी वर्किंग करके एग्जाम में शो कर सकते हैं, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। अब ये 1,90,000 प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास बाकी रहे। अब मैंने क्या करना है सर, इस 1,90,000 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी, और उस अमाउंट का मैं क्या करूँगा, 15% ले लूँगा, और उसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से, क्योंकि मैं 3 जीरोस इग्नोर कर रहा हूँ। तो 0.2 मिलियन को सबसे पहले मैंने 1 मिलियन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, 2 लाख आ गए, 2 लाख में से 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स मैंने कन्वर्ट कर दिए, और उसके बाद जो मेरे पास नंबर्स आया, एक्सक्यूज मी, मैंने उसको अमाउंट के अंदर कन्वर्ट करा, क्योंकि जो परसेंट है वो अमाउंट पे लगेगा, और उसके बाद फिर मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, ताकि मेरे पास 3 जीरोस इग्नोर होके आ जाए। तो अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो मेरे पास जो सर आंसर आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड से रिलेटेड 2011 का, वो आएगा 2850। मैंने क्यों इसको माइनस किया, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड हैज टू बी डिडक्टेड बिकॉज ऑफ इट्स क्यूमुलेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट बिलोंग्स टू द इररिडीमेबल रूट, नंबर 1। नंबर 2, मैंने 10,000 क्यों माइनस किया, क्योंकि वो तो कन्वर्ट ही हो गया, तो जो रह गया उसके ऊपर डिविडेंड लगेगा, जो कन्वर्ट हो गया उसके ऊपर डिविडेंड नहीं लगेगा। तो अब मेरे पास जो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आ गया, वो गालिबन आ गया 147,150।
और मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ PATOSH या EATOSH, अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर या प्रॉफिट अट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो ये सर इस तरीके से आएगा। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड 2010 में 2010 का प्रेफरेंस डिविडेंड किस तरीके से माइनस होगा, अगर हम टेक्निकली देखें तो 2010 के प्रेफरेंस डिविडेंड की कुछ वर्किंग इस तरह होगी कि 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 लाख। लेकिन क्या इस 2 लाख में से मैं 10,000 माइनस करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि 2010 फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ था। तो सर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके, मल्टीप्लाई बाय 15% करके इसको मैं डिवाइड डायरेक्ट 1000 कर दूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा कोई गालिबन 3000। यहाँ पे मैं 10,000 माइनस नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले 2010 के अंदर तो ये पूरा प्रेफरेंस डिविडेंड था ही। अब इस 1,10,000 में से जब मैं 3,000 माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 107,000। तो सर बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन प्रेफरेंस डिविडेंड तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब आते हैं WAOS पे, यानी कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर को मैं वर्किंग का पार्ट बनाऊंगा, W1 कर दूंगा। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर वर्किंग 1 करने की आपको कोशिश करूंगा कि सर वर्किंग 1 WAOSH वर्किंग 1 में क्या करना है। वर्किंग 1 के लिए सर हमारे पास सबसे पहले होने चाहिए ओपनिंग शेयर्स। ओपनिंग शेयर्स हमारे पास एग्जाम के अंदर गिवन थे, क्वेश्चन के अंदर हम चेक कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2010 को 5 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे। मैं इसको अमाउंट के अंदर कन्वर्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, 5 मिलियन जो मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर्स हैं उसको मैं सिंपल 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5000। दैट वुड बी माई नंबर ऑफ ओपनिंग शेयर्स। मैं यहाँ से वर्किंग स्टार्ट करूँगा सर। तो मैं क्या करूँगा सर, मैं 5000 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 3 डिवाइडेड बाई 12। वाई 3 डिवाइडेड बाई 12? क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने तक मेरे पास ये शेयर्स रहे थे। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। कितने कन्वर्ट हुए थे? 10,000 कन्वर्ट हुए थे। किस रेशो पे हुए थे? हर प्रेफरेंस शेयर 7 ऑर्डिनरी शेयर के इक्वल था। तो सर कुछ नहीं करेंगे, हमने करना किस तरीके से, हमने इस तरह से करना है कि इसमें मैं इसके अंदर मैंने सबसे पहले क्या करना है, प्लस करना है। अच्छा, उससे पहले मुझे बैफ भी निकालना पड़ेगा। मुझे इसको बैफ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसी 2011 के फाइनेंशियल ईयर एंड के अंदर राइट इशू भी ऑफर हुआ है। तो कन्वर्ट करने से पहले मुझे बैफ भी चाहिए होगा, क्योंकि राइट इशू भी हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं बैफ भी निकाल लूँ, यानी कि BAF ऑफ राइट इशू। अच्छा, राइट इशू निकालने से पहले मुझे टर्प निकालना पड़ेगा, यानी कि TERP, टर्प यानी कि थ्योरेटिकल एक्सट्राइट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो थ्योरेटिकल एक्सट्राइट प्राइस निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा आपने कितने राइट इशू ऑफ़र किए और किसके अगेंस्ट में किए। तो सर राइट इशू तो मैंने ऑफ़र की है 1000, यानी कि 1 मिलियन के 3 जीरो से इग्नोर कर रहा हूँ, 1000। और किसके अगेंस्ट में किए हैं? अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो मेरे पास 5000 शेयर्स पड़े हुए हैं, यानी कि ओपनिंग शेयर 5000 है। लेकिन मैं ओपनिंग शेयर 5000 यहाँ पे नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि राइट जो जुलाई के महीने के अंदर जो प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो गए हैं, मैं उसका भी इम्पैक्ट लूँगा। क्यों? क्योंकि सितंबर से पहले जुलाई आता है। तो सर बात यह है कि यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि 10,000 शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर के अंदर कन्वर्ट हुए, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7 से, तो ये मेरे पास कोई आ जाएगा 70,000। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा किस से, 1000 से, 3 जीरोस इग्नोर करूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा कोई 70। तो 5000 पुराने और 70 ये, तो अमाउंट बन जाएगी 5070। ये इसके अंदर मैं 5000 पुराने ओपनिंग शेयर भी ऐड करूँगा, तो डैट मेक्स 5070। मुझे तो ये चाहिए कि भाई राइट शेयर कितने पे इशू हुए। तो जब सितंबर के अंदर राइट इशू होगा तो वो इमीडिएटली बिफोर इशू होने से पहले वो एक नंबर देखेगा कि भाई कितने पे राइट होगा। तो वो नंबर 5000 नहीं होगा, 5070 होगा, क्योंकि सितंबर से पहले जुलाई के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये 5070 का फिगर याद रखिएगा कि 5070 वुड बी द अमाउंट जो जिसकी बेस के ऊपर राइट इशू होगा। तो 5070। अच्छा, अब 1000 जो हमारे ऑफर हुए हैं वो 15 पे हुए और एक्साइज प्राइस आपकी 15 है, और अगेंस्ट जो वो हैं उसको मैं 12 लूँगा। यानी कि जब हमारे पास अगर हम सवाल का पॉइंट नंबर 3 देखें तो हमारे पास एक्सरसाइज प्राइस 12 थी और हमने इसकी 15 लेनी है। 15 इसलिए लेनी है क्योंकि हम अनाउंसमेंट डेट की
एक्सरसाइज लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि सर ये एक्सरसाइज प्राइस है और ये अनाउंसमेंट प्राइस है। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। सर जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 76,050 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सॉरी, इसका आंसर आएगा हमारे पास, अच्छा अब हमने सर क्या करना है, अब इसको हमने जो है ना वो डेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1000 जो है वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से, क्यों? क्योंकि सर ये एक्सरसाइज प्राइस है, एक्सरसाइज प्राइस से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 5070 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 15, क्योंकि ये आपकी जो बिफोर प्राइस थी वो थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 15 ही थी। इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। द 1 अक्टूबर द मार्केट प्राइस सितंबर 10 की और अक्टूबर 2010 की 15.5 और 15 थी, ठीक है। तो हमने क्या करना है सर, इसकी हमने मार्केट प्राइस ले लेनी है, तो जो कि हमारे पास अनाउंसमेंट प्राइस से पहले की जो प्राइस होगी वो हमने इसकी यहाँ पे ले ली। अब यहाँ पे हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12,000 आ जाएगा, और ये कोई गालिबन हमारे पास आ जाएगा 76050, ठीक है जी। अब हम इसकी तरीके से नॉर्मल तरीके से करेंगे, इसको एडअप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88,050, और ये हमारे पास आ गया 6070। सर इसका हमने टर्प निकाल लेना है, TERP टर्प निकाल लेंगे तो 88,050 डिवाइडेड बाई 6070, और ये हमारे पास, मेरे पास कैलकुलेटेड है, हमारे पास टर्प जो आ जाएगा वो आ जाएगा वो गालिबन ₹14.505। ये हमारे पास टर्प आ गया। जैसे ही टर्प आ जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं सर, हम बैफ निकाल सकते हैं, किसका? राइट का। और हमें बैफ का पता है कि मार्केट प्राइस बिफोर द राइट इशू, दैट इज 15 इन आवर केस, शुड बी डिवाइडेड बाय द टर्प। तो 15 डिवाइडेड बाय 14.505 will give you the answer of 1.0340। सर हम डेसिमल पॉइंट के अंदर भी ले सकते हैं और हम फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, यानी कि मैं चाहूँ तो मैं ये भी ले सकता हूँ और मैं चाहूँ तो मैं ये भी ले सकता हूँ। एग्जामिनर की रीसेंट प्रैक्टिस ये है कि आप ये फ्रैक्शन लें, एग्जामिनर की रीसेंट प्रैक्टिस ये है कि आपने ये फ्रैक्शन लेना है, ना कि डेसिमल बैफ के तौर पे। तो सर हमारे पास बैफ आ गया, क्या है मैं ये बैफ WA ऑफ ए उसमें लूँगा? जी लूँगा, जब तक लूँगा जब तक राइट इशू नहीं आ जाता। तो सर 5000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1.0344444440, 1.0340, 5000 को मल्टीप्लाई करूँगा। अब इसके बाद जब राइट इशू होने से पहले, यानी कि 1 जुलाई तक आपने क्या करना है सर, इसको लेना है, और उसके बाद 5070 हो गए, यानी कि अप्रैल से लेके जून तक आपके पास 5000 शेयर्स रहे, और अप्रैल के बाद, जुलाई के बाद चूँकि प्रेफरेंस शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हुए तो वो 70 का, यानी कि 10,000 शेयर्स जो 7 ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हुए तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा, यानी कि 5070 हुए। दोबारा मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12 क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे सितंबर तक जाना है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का पूरा महीना इसलिए लूँगा क्योंकि मैं काम करता हूँ एक्सरसाइज डेट के ऊपर, ना कि अनाउंसमेंट डेट के ऊपर। तो ये याद रखिएगा कि हम सितंबर तक नहीं जाएंगे, हम अगस्त तक नहीं जाएंगे, मैं सितंबर का महीना भी काउंट करूँगा। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने में ये ले लूँगा। दोबारा से बैफ आएगा क्योंकि अभी तक राइट नहीं आया, 1.0340। उसके बाद सर मैं क्या करूँगा, मैं इसमें प्लस करूँगा, कितना? 5070 प्लस 1000, 5070 प्लस 1000 जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो मेरे पास अब आंसर आ जाएगा 6070। सर ये 1000 कहाँ से आया? ये राइट का है, राइट इशू का आपका शेयर है, और अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 डिवाइडेड बाई 12। क्यों? क्योंकि मुझे मार्च तक जाना है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये याद रखिएगा कि सर ये मैंने 3 डिवाइडेड बाई 12 इसलिए किया क्योंकि मुझे अप्रैल से जून तक जाना था। ये 3 डिवाइडेड बाई 12 इसलिए हुआ क्योंकि मुझे जुलाई से आपका सितंबर तक जाना, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जाना था। और ये 6 डिवाइडेड बाई 12 इसलिए हुआ कि ये अक्टूबर से मार्च तक गया, तो ये 6 डिवाइडेड बाई 12 होगा। अब बैफ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब राइट आ गया है, और इसका आंसर सर मेरे पास आ रहा है 5638.28। आप इसको ज़रा चेक भी कर लीजिएगा। ये आपके पास WAOS आया है, किसका? 2011 के EPS का। यहाँ पे मैं इसको इनपुट कर दूंगा 5638.28,
और जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा सर, तो मेरे पास जो आंसर आएगा बेसिक EPS का वो आएगा ₹26.10। तो क्लास, दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द basic EPS for 2011 incorporating the shares that was previously included in preference shares and later converted into the ordinary share on 1st July. Then you will incorporate the right issue element on in the month of October, जो कि 1000 का राइट हुआ वो भी, और हम इसको WAS के अंदर इस तरीके से पूरे को लेकर चलेंगे। इस सवाल के अंदर इररिडीमेबल की भी एक टच था जो कि कन्वर्ट हो गया उस पर, और इस सवाल के अंदर WAS का भी जो कन्वर्ट हो गया उसका भी टच था। क्लास, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बेसिक EPS से रिलेटेड समझ में आया होगा। दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 1। अब आपका काम सर ये है कि बेसिक EPS 2011 का आप खुद सॉल्व करेंगे एंड यू विल बी गिविंग एन आंसर इन द कमेंट बॉक्स के 2011 का EPS आपके पास कैसा है। आपका जो भी कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आएगा उसके बेस के ऊपर मैं आपको रिप्लाई कर रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स, फेसबुक का जो कमेंट बॉक्स है उस पर रिप्लाई करिएगा ताकि मेरी वहाँ पे जो है वो नज़र भी होगी और मैं देख भी रहा हूँगा। 2011 का EPS क्या आएगा वो आपने लाजमी मुझे बताना है, और उसके बाद फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।